अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। आज उन्वान है हमारा कदरे अयाज। कदरे अयाज लिखा है कर्नल मोहम्मद खान ने। ये मजमून कर्नल मोहम्मद खान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनकी तारीख पैदाइश है 1910 और उनकी तारीख वफात है 1999। उर्दू के मुमताज़ मज़ाह निगार कर्नल मोहम्मद खान चिकवाल में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने ही गाँव में हासिल की। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और इसी दौरान में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। दोनों जंग अजीम जो है ना वो पाकिस्तान की आज़ादी से पहले की हैं। तो जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तकरीबन 1939 में, तो कहते हैं कि इसी दौरान में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। चनांचे 1940 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। टेस्ट होता है, ये टेस्ट पास करने के बाद आर्मी में भर्ती हो जाती है। क़याम पाकिस्तान के बाद दिफाए पाकिस्तान में हिस्सा लिया। 1965 में रंगकच के महाज पर नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए। कर्नल के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजमत से सुबकदोश हुए, यानी रिटायर हो गए और मुस्तकिल तौर पर रावलपिंडी में सुकूनत इख्तियार की। सुकूनत से मुराद है रिहाइश। कर्नल मोहम्मद खान का तर्ज तहरीर सादा। अब ये वो 2 से 3 लाइनें हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपने तशरीह में लिखनी है, इसलिए इनके साथ जो है ना वो ब्रैकेट लगा लें। कर्नल मोहम्मद खान का तर्ज तहरीर सादा और दिलचस्प है। उनकी तहरीरों का असल हुस्न सादगी और खुलूस है। हमें पढ़ते हुए कहीं भी जो है अल्फाज की रुकावट की नज़र नहीं आती। कहीं कोई पैराग्राफ पढ़ के तो वहाँ पर कारी जो है ना वो किताब नहीं छोड़ता, बल्कि उसका आगे से आगे पढ़ने को दिल करता है कि जो वो कहानी लिख रहे हैं, जो वो मजमून लिख रहे हैं, ये जो है ना जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। वो बीते हुए वाक़यात को इस अंदाज में बयान करते हैं कि उनमें छुपी हुई ज़राफ़त होता है मज़ाह, खुशी, ऐसी बात करना जिससे जो है ना वो मिजाज शगुफ्ता हो जाए। उनमें छुपी हुई ज़राफ़त दिल में घर कर जाती है। मज़ाक के साथ साथ वो इंसानी कमज़ोरियों, झूठ, तस्ना और बनावट के रवैयों पर तंज करते भी नज़र आते हैं। उन्होंने कई मौज़ूआत पर, यहाँ तक आपने जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो तशरीह का हिस्सा बनाना है। ये तकरीबन 2.5 लाइनें बन रही हैं बुक की। आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे तो 2 से 3-4 लाइनें ये बन जाएंगी। इनको आप जुबानी याद कर लें। उन्होंने कई मौज़ूआत पर बड़ी ग्रां कदर और अहमियत के हामिल मज़ाह या मज़ामीन लिखे। उनके यहाँ मज़ाह नगारी का एक सुलझा हुआ अंदाज नज़र आता है। सुलझा हुआ से मुराद ये है कि वो किसी की नाक, किसी की आंख पर, किसी पे वो तनकीद करके तो वो हल्का फुल्का मज़ाह नहीं जो है ना वो या फुक्कड़पन नहीं उसमें नहीं पैदा हो रहा, बल्कि सुलझा हुआ अंदाज है। यही वजह है कि उनकी तहरीरों में फुक्कड़पन या सूखियानापन का गुमान तक नहीं। फुक्कड़पन और सूखियानापन से मुराद है अखलाक से गिरी हुई बातें। अखलाक से गिरी हुई बातें करके वो दूसरे को हंसाते नहीं। सादगी, मानी आफरीनी और बावकार तंज़ो मज़ाह उनकी तहरीरों की नुमायां खूबियाँ हैं। उनकी तसानीफ में बजंग आमद, बसलामत रवि और बज़्म आराइयाँ शामिल हैं। ये तो हुआ कर्नल मोहम्मद खान का तारुफ। अब हम उनकी कहानी जो उन्होंने लिखी है कदरे अयाज वो पढ़ेंगे। पहले लफ्ज़ कदरे अयाज को समझ लेते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपने जो है ना शेर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कदरे अयाज। अयाज और महमूद की कहानी जो है ना वो बार बार जो है ना वो बादशाह गुलाम की कहानी से मुतासर है अल्लामा इकबाल, और अपनी शायरी में वो बयान करते हैं। वहीं से लफ्ज़ लेके कि अयाज की किस कदर थी, ये कितनी ये उसने अपनी खिदमत की बदौलत, अपनी अमानतदारी की, अपनी खुलूस की बदौलत उसने कदर व मंजिलत हासिल की, उसी को जो है ना वो कर्नल मोहम्मद खान यहाँ बयान कर रहे हैं। लेकिन लफ्ज़ कहाँ से लिए गए? अल्लामा इकबाल की शायरी से। कर्नलों को रिहाइश के खासे उम्दा C क्लास बंगले मिलते हैं। A क्लास B क्लास नहीं, उन्होंने C क्लास को भी कहा है कि C क्लास जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उम्दा बंगले हैं आर्मी में। मुझे खुशकिस्मती से, चूँकि वो भी कर्नल रिटायर्ड हुए थे, तो कहते हैं मुझे खुशकिस्मती से एक ऐसा बंगला मिल गया जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था। इंतखाब यानी चुना हुआ। जो C क्लास बंगले थे उनमें भी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बंगला था वो मेरे हिस्से में आया। यानी मुझे कर्नलों में वो इम्तियाज़ हासिल नहीं था। इम्तियाज़ का मतलब होता है फ़र्क, यानी मुझे वो इज़्ज़त हासिल नहीं थी जो मेरे बंगले को बाकी बंगलों में थी।
बूढ़े बैरों से रवायत है, बैरे से मुराद है जो खाना बनाने वाले हैं, यानी जब यूनिट चेंज होती है, जब एक जगह से दूसरे शहर या दूसरे सूबे में जाते हैं तो ये जो खाना बनाने वाले हैं हो सकता है कि उनकी तब्दीली ना होती हो, वो उधर ही होते हो। तो कहते हैं बूढ़े बैरों से रवायत थी कि विल्सन रोड का ये ला शरीक से मुराद है कि इस जैसा कोई और नहीं। ला शरीक बंगला विल्सन साहब ने खास तौर पर अपने लिए बनवाया था। ये बंगला कमो बेश, कम से मुराद थोड़ा, बेश से मुराद ज़्यादा, कि अगर कमो बेश इसका थोड़ा या ज़्यादा इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 2 एकड़ किता ज़मीन में वाक़या था। बेटा 2 एकड़ ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मेरे ख्याल से 8 कनाल होती है 1 एकड़ में, और 2 एकड़ से मुराद 16 कनाल तकरीबन हो जाएगी मेरे ख्याल से। यानी कि सामे अज़ल ने ही इसे हासा शहाना तूलो अर्ज़ बख्शा था, कि सामे अज़ल से मुराद है कि कुदरती तौर पर जब इसका इतना जो है ना वो ज़्यादा हिस्सा इसे इस बंगले के लिए छोड़ा गया था और फिर उसके बाद इसमें बंगला तामीर हुआ, तो इस वजह से ये बादशाहों जैसी शाहाना इसे जो है ना वो इज़्ज़त और तौकीर मिल गई। तूलो अर्ज़ से मुराद है उसकी लंबाई और चौड़ाई। इमारत के सामने वसी चमन था, चमन यानी बाग था, जिसके हाशिए से मुराद है जो चारों तरफ जो बाउंड्री वाल होती है। कहते जिसके हाशिए पर मुनहदी की गहरी सब्ज़ बाड़ के सर पर, बाड़ यानी चारों तरफ लगी हुई थी, दरमियान में बंगला था। नेज़ों ऊंचे, नेज़े से मुराद क्या है कि काफ़ी जो है ना वो ऐसा दरख्त जो नेज़े की तरह पतला और लंबाई में ज़्यादा हो। नेज़ों ऊंचे सर्व और सफ़ेदे के पेड़ लहलहाते थे। सर्व और सफ़ेदे के दोनों लंबे जो है ना वो पौधे होते हैं, कहीं फुट जो है ना वो लंबे होते हैं। चमन में जा बजा सुर्खो सफ़ेद, सफ़ेद यहाँ सफ़ेद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सफ़ेद गुलाब के पौधे थे। अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से अमीराना था। हर तरफ उसकी जो शान शौकत थी, जो उसकी जो है ना सजावट थी, वो शाहाना थी, अमीराना थी। मुकाबले में हमारे असासे होते हैं कि हमारी जो जायदाद है, कहते हैं हमारे जो असासे के तेवर हर चंद, तेवर से मुराद है मिजाज। कहते हैं ना आज तेवर जो है ना वो कोई बच्चा जिद कर रहा हो तो इसके आज तेवर बदल गए हैं, या इसका जो है ना तेवर से मुराद होता है सोचने का अंदाज, मिजाज बदल जाना। हमारे असासे के तेवर हर चंद खाक साराना थे। खाक साराना यानी बहुत कम। खाकसार जो कहते हैं ना मैं बंदा है खाकसार बात कर रहा हूँ, यानी अपने आप को बहुत कम समझने वाला शख्स। और खाकसार ये एक अच्छी आदत होती है, खाकसार खुद को समझना, जिसमें गुरूर और तकब्बुर ना हो। कहते हर चंद के खाकसाराना थे, ताहम अपने मकान की शान के पेशे नज़र सामने रखते हुए हमने जूं तू करके, जूं तू से मुराद है कि जैसे जैसे हमसे मैनेज हुआ, हमसे इंतज़ाम हुआ, जूं तू यानी जिस तरह भी हुआ, चाहे हमने सस्ती चीज़ें खरीदी, चाहे हमने महंगी चीज़ें खरीदी, लेकिन हमने इंतज़ाम कर लिया। किस चीज़ का इंतज़ाम किया वो आगे बताते हैं कि मकान की शान के पेशे नज़र हमने जूं तू करके हर कमरे के लिए एक कालीन या दरी पैदा कर ली, यानी ढूंढ ली। पैदा करने से मुराद क्या है कि ढूंढ कर ले आए। अगरचे इस कारे खैर होता है नेक कार काम, कारे खैर यानी इस नेक काम का बेशतर होता है ज़्यादातर, बेशतर अजर मकामी कबाड़िए को मिला। मकामी जो कबाड़िया था वहाँ का रहने वाला था, उसके पास मैंने जैसे आपको बताया कि यूनिट चेंज होती है, नए जो है ना कर्नल तब्दीली के बाद आते हैं, कैप्टन या मुख्तलिफ ओहदेदार, वो आके अपनी मर्जी की चेंजिंग करवाते हैं। और बाज़ औक़ात अच्छी से अच्छी चीज़ें होती हैं, पसंद नहीं होती, उसको भी चेंज करवा देते हैं। बाकायदा बजट उनको मिलता है कि इनकी जो है ना वो पसंद के मुताबिक ये जो है ना चीज़ें चेंज कर दे। हर 3 साल के बाद तकरीबन ये तब्दीली होती है। तो कहते हैं जो मुकामी कबाड़िया था उससे हमें जो है ना वो ज़्यादातर चीज़ें मिल ही गई। अलावा अजीम मुनासिब फर्नीचर भी हासिल कर लिया, फर्नीचर भी हमें मिल गया। अब यही पैराग्राफ अगर आपको आ जाता है तो मैंने जो आपको डाई लाइनें पीछे बताई थी कि कर्नल मोहम्मद खां के जो है ना वो अंदाज़े बयां, साथ लफ्ज़ लिख ले अंदाज़े बयां, वो आपने तशरीह के शुरू में लिखनी है। जो ही तशरीह शुरू करनी है आपने जो है ना वो कर्नल मोहम्मद खां का तर्ज़ तहरीर, यहाँ से आपने वो डाई लाइनें लिख के फिर आगे जो है ना वो आपने उनका इसकी तशरीह करनी है। सलीम मियां जो अब सलीम मियां कौन है? कर्नल मोहम्मद खां के बेटे हैं। कहते सलीम मियां जो भी मैट्रिक के इम्तिहान से फारिग हुए थे। दूसरे कर्नल ज़ादा से मुराद होता है बेटा,
کرنیل زادوں یعنی دوسرے کرنیل کے جو بیٹے تھے ان کی طرح اور ان کے ہمراہ، کہتے ہیں ان کی طرح یعنی ان جیسے، اور ان کے ہمراہ یعنی اکٹھے ساتھ ساتھ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے، اور سرے شام سے مراد ہے شام ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ جم جانا لفظ بڑا چن کے انہوں نے استعمال کیا ہے کہ کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ کوئی اسٹیشن چینج کر لے، کوئی اور چینل لگا دے، یا انہیں کسی کام کے لیے جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم سے باہر بھیج دے، یا انہیں کسی کام کا کہہ دیا جائے، یا کوئی اور مہمان آ جائے تو وہ ڈرائنگ روم یا وہ نشست خالی کروا کے کسی اور کو وہاں پر بٹھایا جائے، یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے لفظ کا استعمال کیا جم جاتے۔ کیا مجال سے مراد ہے ہمت، جرت۔ کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو، مخل سے مراد ہے کوئی رکاوٹ کرے، یا شریک یعنی جو وہ چینل دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ جس وقت کی بات کر رہے ہیں اس وقت جو ہے نا وہ پی ٹی وی ہی آیا کرتا تھا، اب جو ہے نا وہ چینلز کی بھرمار ہو گئی ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ کہتے جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع سے مراد ہے کہ جو کچھ انہیں کھانے پینے کے لیے چاہیے ہوتا، کچھ چائے یا جوس یا جو بھی چپس وغیرہ انہوں نے کھانی ہوتی وہ ان کو پیش کرتا، ان کی تواضع کرتا۔ کون تواضع کرتا؟ علی بخش۔ اور علامہ اقبال کی شروع میں بات کی ہے کہ یہ قدر ایاز جو ہے نا وہ علامہ اقبال کی شاعری سے لیا گیا لفظ ہے، اور علامہ اقبال کی جنہوں نے 40 سال خدمت کی وہ کون تھے؟ ان کا نام بھی علی بخش تھا۔ کہتے ہیں ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخلہ خارج ہوتا رہتا، اس کو بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی، بس جو حکم ملتا وہ خاموشی سے سنتا اور وہ جو ہے نا وہ حکم بار لاتا، یعنی اس کو جو ہے نا پورا کرتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا یعنی پیار تھا، اور اسی کے ہاتھوں میں وہ پلا تھا، اس کی پرورش علی بخش نے ہی کی تھی۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول یعنی معمول کے مطابق وہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا، آج معمول کے خلاف رونی صورت بنائے ہوئے داخل ہوا، تقریباً افسردہ شکل کے ساتھ جو ہے نا رونی صورت کے ساتھ وہ داخل ہوا۔ وجہ گرانی پوچھی، گراں سے مراد ہوتا ہے زیادہ، اور وجہ گرانی یعنی اتنی کوئی بڑی سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگے سلیم میاں نے ڈانٹا ہے۔ سلیم میاں جن کو انہوں نے خود پالا، اپنے بچوں کی طرح پالا، خود جو ہے نا وہ عمر رسیدہ ہے، وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، تو کہتے ہیں سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو، یعنی 3 مجھے لقب دے دیے۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی، نزول ہوتا ہے اترنا، کہتے ہیں یہ جو ارشادات تمہارے پہ اس نے اتارے ہیں، بدتمیز، گنوار، دیہاتی، اس نے جو تمہیں کہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بولا یعنی وجہ اس لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ علی بخش خدمت گزار ہے، بے شک اس کے اپنے ہاتھوں میں پلا ہوا وہ بچہ ہے جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، پیپر دیے وہ، اس کے باوجود دن رات وہ اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تو بولا کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے ہی میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر یعنی امجد صاحب سے میں نے پوچھا آپ کو کیا چاہیے، تو ان کے کہنے پر ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے لیکن آخر مایوس ہو کر چل دیے۔ کون چل دیے؟ امجد صاحب۔ کون ہے امجد صاحب؟ سلیم کے دوست۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے یعنی مجھ پر غصہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا؟ گول کمرہ اب کیا ہے؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھک ہے، بیٹھنے والی جگہ ہے، خاص کمرہ ہے جہاں پر مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا، ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا۔ اب امجد سمجھے گا ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، یعنی کوئی مہمان آ جائے تو اس کی خدمت کرنی ہی نہیں آتی ان کو۔ دیہاتی ہو، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا۔ کس نے کہا؟ سلیم نے۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی۔ داستان غم کون سی داستان غم ہے؟ کیا غم تھا علی بخش کو؟ کہ اس نے اس لقب دیے دیہاتی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کوئی اور مجھے کہتا تو مجھے دکھ نہ ہوتا، میرے ہاتھوں میں پلا ہوا یہ بچہ ہے جس کو میں نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے، وہ مجھے اس طرح کے ارشادات سنا رہا ہے، اس لیے وہ اپنے غم کی داستان سنا رہے ہیں۔
अली बख्श के चेहरे पर शिकायत लिखी हुई देखी तो अपने दिल पर लिखी हुई शिकायत बयान करने लगे। जुमले को जरा गौर से सुने। अली बख्श के चेहरे पर शिकायत लिखी हुई देखी तो अपने दिल पर लिखी हुई शिकायत बयान करने लगे। अब कौन बयान करने लगे? हमने सुकून से ये किस्सा सुना, यानी दोनों तरफ की सुना। तरफैन के बयानों से वाज़ह हुआ। तरफैन से मुराद क्या है कि एक तरफ हो गए सलीम और दूसरी तरफ कौन हो गया? पहले अली बख्श की जो है ना वो सारी कंप्लेंट सुनी गई, फिर उसके बाद सलीम की कंप्लेंट सुनी गई। अब सलीम को क्या कंप्लेंट थी? और गोल कमरे में नहीं बिठाया, उसकी बाकायदा तवाज़ो नहीं की। तो कहते हैं कि दोनों तरफ और तरफ, ये तो यानी दोनों तरफ की जब बात हो रही हो तो जमा बन के किया क्या हो जाएगा लफ्ज़? तरफैन। कहते हैं तरफैन के बयानों से यानी दोनों तरफ से जब मैंने जो है ना वो बात सुनी तो तनाज़ा बहुत खफीफ था। ये बड़ा अहम पैराग्राफ है, इसके साथ जरा इंपॉर्टेंट लिख लें। कहते तनाज़ा होता है झगड़ा, खफीफ बहुत थोड़ा। और ये कि दो तरफा तूफान, यानी दोनों तरफ से जो तूफान है, तूफान से मुराद है कि अली बख्श जो है ना वो रो रहा है, रोनी सूरत बनाकर आया है कि मुझे जो है वो मुख्तलिफ हल्काबात दिए गए कि मैंने खिदमत नहीं की। और सलीम जो है ना वो इसलिए परेशान है कि उसकी दोस्त की खिदमत नहीं की। कहते दोनों तरफ जो तूफान था उसका हदूद अरबा होता है कि उनकी जो है ना वो लंबाई और चौड़ाई जी हदूद अरबा से मुराद है तूलो अर्ज, यानी जितना ये तूफान था उसका तूलो और अर्ज यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर देखी जाए, तूलो अर्ज उसका देखा जाए, उसका हदूद अरबा देखा जाए तो एक चाय की प्याली में समा सकता था। समाने से मुराद क्या है कि दोनों को बैठाया जाता, दोनों की बात सुनी जाती, दोनों में सुलह करवाई जाती। अली बख्श इसलिए नाखुश था कि उसे देहाती कहा गया था और सलीम मियां इस बात पर बरहम यानी गुस्से में थे कि अली बख्श की गलती की वजह से अमजद ने इन्हें देहाती समझा होगा। उसे कोई कंप्लेन आई नहीं है, शिकायत आई नहीं है, नामदा साहब ने उसे कोई बात कही है, वो खुद से उसका ये तज्जिया था कि उसे देहाती समझा होगा। हमारे नज़दीक देहाती होना या समझा जाना ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त कबाहत ना थी। अब कौन कह रहा है कि हमारे नज़दीक? कर्नल मोहम्मद हाँ कह रहे हैं कि हमारे नज़दीक तो इतनी कबाहत नहीं थी। कबाहत से मुराद है ये बहुत बड़ी गलती तो नहीं थी देहाती होना। कुछ लोग देहात में पैदा होते हैं, कुछ लोग शहर में पैदा होते हैं, तो ये उनकी गलती तो नहीं है कि वो देहात में रहते हैं। कहते हैं हमारे ख्याल में तो ये इतनी बड़ी कबाहत ना थी। चनांचे हमने हंसी में देहातीपन के फ़ज़ाइल फजीलत की जमा है, यानी उसकी जो खूबियाँ हैं देहातीपन की, मैंने जो खूबियाँ थी वो बयान करना शुरू की हैं। और इस बलागत तफसील के साथ मैंने जब बलागत के साथ सलीम और अली बख्श बयान की तो सलीम और अली बख्श दोनों मुस्कुरा दिए और बाहम राज़ी हो गए, यानी एक दूसरे से उनकी सुलह हो गई, बाहम राज़ी हो गए। बातों में हमें इन्हें एक देहाती का किस्सा सुनाने लगे। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ इंतहाई अहम है। जब आप तशरीह करेंगे उससे पहले कौन सी 2 से 3 लाइनें लिखेंगे? अंदाज़े बयां। किसका अंदाज़े बयां? कर्नल मोहम्मद हाँ का। तो बाकी कहानी हम कल पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।